क्या एबीपी न्यूज का इस तरह का स्तर गिर गया है कि एंकर्स कुछ भी बोलने देंगे? भाषा और कांग्रेस देखिए वापस आने का सीधा सीधा भाषा पर यह जो है प्रवचन मुझे लगता है कि इनको बोलने देते हैं क्या संवैधानिक है? नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं ये भाषा सिखा रहा है, बता रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आलोक शर्मा, जो कि कांग्रेस के विख्यात प्रवक्ता माने जाते हैं, उन्होंने किस तरीके से गोदी चित्रा को लाइव डिबेट में वक्फ बिल के ऊपर तर्कपूर्ण जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। साथ ही साथ राजकुमार भाटी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तर्कपूर्ण जवाब देकर किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता और गोदी चित्रा की बोलती बंद कर दी, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही विस्फोटक है और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू कर। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर आलोक शर्मा जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ाया गया सरकार का एक बड़ा कदम करार दिया है, ये कहते हुए कि गरीब मुसलमानों का इससे बहुत फायदा होने वाला है। इस पर भी जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। सबसे पहले तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए चित्रा जी, आपके शो पर 3 बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किए गए। दुर्भाग्य है कि आपने नहीं रोका। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए लफाजी शब्द इस्तेमाल किया गया, बगल बच्चा और चीन के इशारे पर नाच रहा है। क्या एबीपी न्यूज़ की इस भाषा को स्वीकृति है? क्या एबीपी न्यूज़ का इस तरह का स्तर गिर गया है कि एंकर्स कुछ भी बोलने देंगे? भाषा और कांग्रेस देखिए वापस आने का सीधा सीधा भाषा पर यह जो है प्रवचन। मुझे लगता है कि इनको बोलने देते हैं। प्रेम शुक्ला जी उनको बोले चित्रा जी इनको बोलने प्रेम शुक्ला जी उनको बोले क्या संवैधानिक है? ठीक है, नहीं ये झूठ बोल रहा है ना, ये नहीं ये भाषा सिखा रहा है, बताया ना भाषा करेंगे। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं, कोई बात नहीं। आलोक शर्मा जी मुद्दे पर शुरू किया, मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, उन्होंने अपनी आपत्ति जता दी, हमने उसको दर्ज कर दिया। मेरे संस्कार जो है कोई बात गटर छाप थोड़े। मुद्दे पर आलोक शर्मा जी मुद्दे पर। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। चित्रा जी मैं तो मुद्दे पर ही हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप उनको नहीं रोक पाई, ये दुर्भाग्य। वापस आता हूँ मुद्दे पर। देखिए जो अभी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अगर ये तुष्टीकरण का बिल था तो 2013 में पूरी बीजेपी ने इसका सहमति क्यों दी? हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा करने का अगर ये बिल था तो 2013 में बीजेपी ने इसके साथ, अपने इस बिल के साथ क्यों खड़े रहे थे? मुझे लगता है कि भूमाफिया तो अब एक्टिवेट होंगे जब आप तमाम ज़मीनों को डिस्प्यूटेड डिक्लेयर करेंगे, तब भूमाफिया वहाँ पर खड़े होंगे। और ये अभी की बात नहीं है, आप थोड़े से दिन रुक जाइए, ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। जिस तरह से आज ये बिल आया है, इसमें 3 चीज़ें हैं कि ये ज़मीन सीधा, ये बिल जो है सीधा सीधा ज़मीन से जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं ज़मीन का जो वक्फ की भूमि है उसको क्या किया जाएगा, कैसे होगा, वो न्यायालय में जाएगी नहीं जाएगी। मूल आधार ज़मीन है और ज़मीन जो है वो पूरी तरह से वक्फ की है और वक्फ की भूमि पर मुस्लिम जो धर्म है उसके अपने धार्मिक कार्य होते हैं, चाहे उस पर मज़ार हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, और चाहे उनको अंतिम संस्कार का स्थान हो, और चाहे उनके शिक्षा के स्थान हो। तो जो मेरे साथी पूर्ववर्ती कह रहे थे कि इसमें कहाँ पर किसी तरह से भी कोई प्रभाव पड़ेगा, मैं समझता हूँ उस भूमि का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए ही है, इसलिए ये आंतरिक मामलों में दखल पूरी तरह से नजर आता है। तीसरी चीज आती है कि जब कहीं पर भी किसी भी राज्य में जो आरएसएस की पुरानी नीति रही है कि नफरत के बीज बो और उसके आधार पर फिर नफरत फैलाओ और फिर पूरी तरह से वहाँ पर दंगे कराओ, ये ज़मीन ही हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने के आधार बनेगी। मेरी बात को याद रखिएगा। भूमाफिया भी एक्टिवेट होंगे और जिस तरह का बिल आया है ये पिछली बार से 2013 से कमज़ोर हो गया है। इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट था 2013 के बिल में, आज वो शब्द हटा दिया है। पहले उसमें कब्जा करने वाले के नॉन बेलेबल वारंट थे, आज बेलेबल वारंट हैं। तो ये सरकार केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और इसकी 10 साल 11 साल की जो इतिहास है आप देखिए। सीए खुद लेकर आए, इनके लोगों ने नकार दिया, इनके आसाम के मुख्यमंत्री ने नकार दिया। सीए हो, एनआरसी हो, 3 तलाक की बात हो, चाहे अब ये वक्फ बिल की बात हो, इनकी प्रायोरिटी हिंदू मुस्लिम करने की है। हमारा सूचना का कानून था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर डील, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी बिल, लैंड एक्विजिशन बिल, हम विकास के बिल लेकर आए। और इन्होंने हमेशा से जो आरएसएस की मूल आधार है कि किसी भी तरह से नफरत फैलाने का बिल लेकर आओ, वही काम ये आगे करेंगे।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप इस पर जवाब दे दीजिए राजकुमार भाटी जी, इसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। आलोक शर्मा जी, आपने कहा वक्फ की जमीन है, धार्मिक कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारी ऐसी भी वक्फ की जमीन रही जिस पर बड़े बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हुई हैं और जिस पर बड़े बड़े होटल भी बनाए गए हैं। लगातार वक्फ को लेकर जब हम लोग डिबेट करते हैं उसमें इस मुद्दे का जिक्र अक्सर आता है। आलोक शर्मा जी, वही भूमाफिया है जिस पर लगाम लगाने के लिए ये बिल लेकर आई है सरकार, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। देखिए, मुझे लगता है 2013 के कानून से ही असली लगाम लगी थी। 2013 के बाद कोई भी होटल अगर बना हो वक्फ की जमीन पर तो मुझे उसका नाम आप सब मिलकर बता दीजिए। 2013 के बाद ये क्लियर हो गया कि सेल नहीं हो सकती, लीज नहीं हो सकती, एजुकेशन पर्पस के लिए 30 साल और कमर्शियल पर्पस के लिए मैक्सिमम 10 साल तक किराए पे जमीन मिल सकती है। पहला सवाल का उत्तर। दूसरा सवाल का उत्तर ये आता है कि आमदनी बहुत घट गई है। 2013 में आमदनी बहुत ज़्यादा थी और 25 में घट गई है। इन लोगों को मतलब बोलते हुए भी समझ नहीं आती बोल क्या रहे हैं ये। अरे भाई, ज़्यादातर राज्यों में तो आपकी सरकार है 13 के बाद, और वक्फ बोर्ड का जो बनाता है वक्फ बोर्ड, उसका चेयरमैन वो राज्य की सरकार बनाती है। तो क्या आपकी राज्य की सरकारों ने वो प्रॉपर्टी को घटा दिया, उस प्रॉपर्टी की आमदनी को घटा दिया? क्या आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो बनाए गए यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, क्या वो खा गए उस प्रॉपर्टी को? अरे भाई, सरकारें तो आपकी हैं ज्यादातर, फिर आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी का जो पैसा आना था वो घट गया। तो मुझे लगता है कि राकेश सिन्हा जी को सोचना चाहिए इसके ऊपर। गजब बेइज्जती है। आज बात आती है 123 प्रॉपर्टी दे दी, वो अमित शाह साहब ने भी पार्लियामेंट में कहा था, लेकिन जब उसकी वास्तविकता आई तो सब क्लियर हो गया कि भाई ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के टाइम से था, 1970 से एक मैटर हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया था कि भाई ये प्रॉपर्टीज थी उस समय पर, पार्टीशन के टाइम पे ये मस्जिद या डिस्प्लेस हुई थी लुटियन जोन में, और उसमें खाते नंबर का अटा बटा होता है कि 1/6 में से ये भाग, अगर उसमें से मान लीजिए कोई एक बड़ा खाता नंबर है, उसमें पार्लियामेंट भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी मस्जिद भी है, तो इन लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट पे ही कब्जा हो गया, पार्लियामेंट को ही डिस्प्यूटेड कर दिया। ये गलत चीजें, गलत बयान है। अगर पार्लियामेंट के ऊपर क्लेम किया तो बताइए 14 साल में कौन से न्यायालय में पार्लियामेंट का केस चल रहा है, लेकिन झूठ के कुछ सर पैर नहीं होते हैं, इसलिए अब इन्होंने वो 123 प्रॉपर्टी का जिक्र करना बंद कर दिया। और भी मेहमान आज दुर्भाग्य ये है कि कहीं पर भी इस बिल में ये नहीं है कि अनाथ और विधवाओं के लिए पैसा दिया जाएगा। राकेश सिन्हा जी, आप तो राज्यसभा में सांसद रहे, इस बिल में अगर कहीं पर प्रोविजन है कि ये पैसा अनाथों के लिए जाएगा, विधवाओं के लिए जाएगा, मुस्लिम सी, तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। सामाजिक सुधार की दिशा में बढ़ाया गया राजकुमार भाटी जी एक बड़ा कदम है, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से जिक्र किया गया। उन्होंने कहा मुस्लिम महिलाओं को मिला शाहबानो जैसा अन्याय, लेकिन अब इस बिल के आ जाने के बाद सबके हक पूरी तरह से महफूज रहेंगे। राजकुमार भाटी जी, और वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति अगर कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, कई मामले भी चल रहे हैं अभी। अरे कहना क्या चाहते हो? वक्फ की सबसे ज़्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में है, और वक्फ पे जो हमारे संदेह थे उनका सबसे पहली जो कार्रवाई देखने को आई है वो भी उत्तर प्रदेश से ही आई है। उत्तर प्रदेश में वक्फ की ज़मीनों के लिए योगी जी ने रात को 2 बजे वक्फ बिल पास हुआ, और सुबह 4 बजे योगी जी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख दिया कि जो वक्फ की विवादास्पद प्रॉपर्टी हैं और जो खतौनी में दर्ज नहीं है, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उन सबका सर्वे करके उनसे कब्जा लीजिए। और योगी जी ने कहा कि हम उस राजस्व रिकॉर्ड को मानेंगे जो 1359 फसली में दर्ज होगा, उसको मानेंगे। 1359 फसली का मतलब है 1952। 1952 के बाद जो वक्फ प्रॉपर्टी डोनेट की गई हैं, जो वक्फ की गई हैं, उन्हें योगी जी मानने को तैयार ही नहीं है। तो इनकी कथनी और करनी का अंतर तो यही राकेश सिन्हा जी पूछ रहे थे, कौन से किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर वो नहीं आएगी, सवाल नहीं उठाया जाएगा, किसी को छुएगा भी नहीं। उन्होंने कहा था छुएगा भी नहीं कोई वक्फ प्रॉपर्टी को। उत्तर प्रदेश सरकार छू रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इन पर कब्जा लीजिए, इनके कब्जे हटाइए वक्फ के। रही बात जो आपने शुरुआत की थी कि ये संविधान विरोधी काम करते हैं, लोकतंत्र विरोधी करते हैं, इसी एक सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट के 3 टिप्पणियाँ आई हैं। 3 फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकारों की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। एक उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में 2020 में मकान गिराए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कठोर टिप्पणी की है कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, गलत तरीके से गिराए गए हैं, इनका हर्जाना दीजिए और उनके मकान दोबारा बनवाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहला, ये बीजेपी सरकार है कितना संविधान का सम्मान करती है। दूसरा, नोएडा का मामला है जिसमें एक सिविल मैटर में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दिया गया
क्रिमिनल केस दर्ज कर दिए गए और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कठोर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के शब्द ये हैं कि उत्तर प्रदेश में न्याय का शासन ध्वस्त हो चुका है, न्यायिक व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तीसरी टिप्पणी तमिलनाडु के मामले में आई है। तमिलनाडु के गवर्नर 10 विधेयकों को दबाए बैठे थे, 10 कानूनों को दबाए बैठे थे जो विधानसभा से पास हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है और कहा कि ये गवर्नर को अधिकार ही नहीं है और 10 के 10 विधेयक उस दिन से पारित माने जाएंगे जिस तारीख में भेजे गए थे। तो ये प्रमाण है, ये कोई विरोधी पार्टी नहीं कह रही है, ये कोई राजनीतिक दल आरोप नहीं लगा रहा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में संविधान को खतरा है, न्याय को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। ये जो विधेयक, जो कानून है, वक्फ बिल है, जिनके लिए जिस समुदाय से संबंधित है उस समुदाय को इस पर विश्वास नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं हम तो मुसलमानों के हित के लिए आए हैं, प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं विधवाओं का भला करेंगे, बेवाओं का भला करेंगे। वैसे अभी शुक्ला जी ने कहा तो थोड़ा सा उसमें सुधार कर ले, शायद सिन्हा जी कह रहे थे, शायद मेरे ख्याल से वो कह रहे थे उनमें जो है जो तलाकशुदा महिलाएं जो बेवा भी हैं, जब तलाकशुदा होगी तो वो बेवा कैसे हो जाएगी, उसका तो पति रहा ही नहीं। जो तलाकशुदा होगी वो एक ही शब्द प्रयोग करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन इनके लिए कौन सा क्लॉज है इस अमेंडमेंट में जो भ्रष्टाचार खत्म करता हो? क्यों हिला डाला ना? देखिए, ये राष्ट्रीय अखबार में किसी अखबार का नाम लेना चैनल पर उचित नहीं होता है। राष्ट्रीय अखबार का न्यूज़ है, वो तथ्यात्मक है कि जो अधिकांश मुस्लिम महिलाएं, 80% मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा है वो विडो भी हैं, मैंने विधवा भी हैं और तलाकशुदा भी। सिन्हा जी आप बता दो कृपया मुझे। दूसरी बात अरे भैया, पहले जो तलाकशुदा हो गई हैं बाद में विडो हो गई। क्या बात करते हैं आप, ऐसी ऐसी बच्चों वाली प्रश्न पूछ रहे हैं। तलाकशुदा विडो वो होगी जिसके पति की मौत होगी, विडो वो होती है जिसके पति की मौत हो। जब पति ही नहीं है तो विडो कैसे हो जाएगी? आप बता दें। अरे भैया, आप बता दें। अरे भैया, वो तो दोनों प्रेम शुक्ला जी वो कई मामले गिना रहे हैं, कह रहे हैं इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए, और उत्तर प्रदेश के मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई है उसका भी जिक्र किया कि वक्फ बिल को लेकर, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि 3-3 बजे रात तक ये लोग बिल पर बहस करवा लेते हैं, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं उससे भागती है बीजेपी। कौन से अहम मुद्दे से बीजेपी भाग गई? किसी मुद्दे से नहीं भागी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। ये भाटी जी अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। अब एक मामले में सिविल मामले को क्रिमिनल मामला कर दिया और इस आधार पर अगर कोई कह दे, कोई अदालत कह दे कि ये जो है पूरी तरह से आप जो है वहां कानूनी व्यवस्था खत्म हो गई है, तो एक अदालत से एक जज के यहां से रुपए मिल गए, इस आधार पर सारी न्यायपालिका बेईमान नहीं हो गई ना। तो इस तरह की टिप्पणियां अपने आप में अवांछित हैं। इस तरह की अवांछित टिप्पणियों को आधार नहीं बनाया जा सकता। और इस तरह की टिप्पणियां जो है, आप अगर 1952 से लेकर 2014 का देखेंगी तो ऐसा कोई महीना नहीं बीता होगा जब किसी ने किसी सरकार के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं आई होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी जल्दी से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है शुक्ला जी, तो कहने के लिए बचता ही क्या है? वो कह रहे हैं ऐसी तो टिप्पणी होती रहती है। दूसरी बात, 2013 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश उठा के ठीक से पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की थी अखिलेश यादव जी की सरकार की कि उन्होंने बहुत जल्दी दंगों पर नियंत्रण पाया। 40,000 मामले वक्फ बोर्ड के खिलाफ अभी विचाराधीन हैं। उनमें से 10,000 मामले मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से दायर किए गए हैं। उन पर विचार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? संसद भवन से लेकर उधर ईडन गार्डन तक तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जिसको लेकर वक्फ की ओर से दावा किया गया ये हमारी जमीन है। अब सामने वाला अपना बताता रहे कि नहीं भैया हमारे पास कागज है, आप उसकी कमियों को भी तो देखिए, उसको भी दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। अब वो 400 का नारा देकर 240 पर आ गए, सर 40 का नारा देकर आप लोग भी कहां पर आ गए, उस पर मैं नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन वक्त पर रहते हैं। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देना चाहिए। देखिए आप लोगों के भीतर अब अशोक चौधरी जी हैं, जेडीयू के ही नेता हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं बिहार के। वो कह रहे हैं देश के किसी भी नेता की औकात नहीं है कि बीजेपी के साथ रहकर माइनॉरिटी के हितों की रक्षा किया जा सके। नीतीश ने बीजेपी के साथ रहते हुए अल्पसंख्यकों की रक्षा की। हम लोगों को किसी मौलाना की जरूरत नहीं है, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। ये तो खुद ही बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहकर माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा कर सके, ये किसी और में ताकत नहीं है। अब देखिए आप ही को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो डरा रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहकर भी नीतीश जी ने अल्पसंख्यकों की रक्षा की है। यहां पर शर्मा जी,
वो कह रहे हैं नेता विपक्ष को बहुत सोच समझकर अपने बातों का व्यक्तिकरण करना चाहिए, अभिव्यक्तिकरण। देखिए, मैं समझता हूं कि ये सवाल नहीं है, इसका मैं उत्तर देना भी उचित नहीं समझता, क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं है। 2010 में लालू प्रसाद यादव ने ज़रूर स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट के आधार पर ही या सच्चर कमेटी के आधार पर और संसद ने कानून बनाया 2013 में। क्या 2013 के कानून के बाद कोई लालू जी की टिप्पणी आई है चित्रा जी? अगर आई हो इस तरह की तो ज़रूर मुझे भी बताइए। अब बात आती है कि आज क्या होना चाहिए। क्या आज ये ज़मीन छुड़वा लेंगे? एक मिनट मुझे बताइए ना, क्या आज ये ज़मीन छुड़वाने की बात कि भाई ज़मीन छुड़वा लेंगे? अरे अमित शाह जी ने तो ये कहा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पिछले दिनों से कोई कानून लागू ही नहीं होगा, तो जमीन कैसे छुड़वा लेंगे? मतलब पहले अपने घर में तो तय कर लीजिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इन्होंने कहा 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। भाई वो प्रैक्टिसिंग की डेफिनेशन ही बिल में नहीं है। प्रैक्टिसिंग क्या मतलब? टोपी वाला होना चाहिए, नमाज वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको उर्दू आनी चाहिए, उसको उर्दू नहीं आनी चाहिए। ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्या होता है ये बिल में नहीं है। दूसरी चीज, बार बार कहा जा रहा है कि हम स्कूल खोलेंगे उस पैसे से। अरे भाई 2014 के बाद 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं मोदी जी के राज में पूरे देश के अंदर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।